हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 फिजिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम क्लास 12 का जो एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर है ऑप्टिक्स। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, ऑप्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट मतलब फ्रेंड्स, ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं उसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि ऑप्टिक्स का मतलब क्या है। स्टडी ऑफ लाइट या फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं उसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले यही समझते हैं कि लाइट क्या होती है। फ्रेंड्स, आपने पिछली क्लासेस में भी लाइट के बारे में काफ़ी पढ़ रखा होगा, लेकिन अब हम यहाँ पर काफ़ी डिटेल में करेंगे इसको। तो लाइट को समझने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा वेव। आपको पता होगा वेव किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वेव क्या होता है। वेव फ्रेंड्स, जब भी कोई मीडियम होता है उसमें पार्टिकल्स होते हैं। आपको पता होगा जो भी मीडियम होता है वो पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। तो जब भी किसी मीडियम में पार्टिकल्स आपस में डिस्टरबेंस करते हैं तो आपस में जब वो वाइब्रेशन करते हैं तो वाइब्रेशन से जो उसमें डिस्टरबेंस पैदा होता है। जब भी किसी मीडियम में पार्टिकल्स वाइब्रेशन करते हैं तो उससे जो डिस्टरबेंस पैदा होता है उस डिस्टरबेंस को हम बोलते हैं वेव, यानी कि वाइब्रेशन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो फ्रेंड्स, अब हम कह सकते हैं कि किसी भी मीडियम में पार्टिकल्स का वाइब्रेशन से जो डिस्टरबेंस पैदा होता है उसको हम वेव बोलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वेव इसी को नहीं बोलते। वेव की एक और डेफिनेशन है। एक और क्या डेफिनेशन है फ्रेंड्स, जब भी हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं, आपने शायद पिछली क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा फ्रेंड, मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्रेंड्स, ये जो फील्ड्स होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इनके डिस्टरबेंस को भी हम वेव कहते हैं। एक और बार फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, जब ये आपस में वाइब्रेशन करती हैं तो इनके डिस्टरबेंस से भी वेव पैदा होती हैं, उनको भी हम वेव बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये पहली वाली डेफिनेशन तो आपने काफ़ी पढ़ी होगी, लेकिन ये आपने पहली बार शायद सुना हो, तो मैं आपको इसको और बता रहा हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपस में जब वाइब्रेशन करती हैं तो उससे भी वेव बनती हैं, उनको भी हम वेव बोलते हैं। तो इसका फ्रेंड्स सबसे पहला जो एग्जांपल है, और वो आपने सुन भी रखा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से ही बनती हैं। तभी तो फ्रेंड्स, हमारे सन से जो हमारी अर्थ है वहाँ पर जो लाइट आती है या जो भी वेव्स आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो किसी भी मीडियम में चलकर नहीं आती हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से ही आती हैं यहाँ पर। तो आप समझ गए होंगे कि वेव हमारी एक तो वाइब्रेशन और पार्टिकल से ही पैदा हो सकती हैं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से भी पैदा हो सकती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से जो वेव पैदा होती हैं उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं ये काफ़ी तरह की होती हैं। जैसे सबसे पहली जो होती हैं हमारी, वो होती हैं गामा रेज। उसके बाद आती है हमारी एक्स रेज। उसके बाद आती है हमारी यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं इसको, अल्ट्रा वायलेट रेज। और इसके बाद आती है हमारी वेब गयोर। इसके बाद आती है हमारी इंफ्रारेज।
और इसके बाद आती है फ्रेंड्स हमारी माइक्रोवेव और इसके बाद आती है फ्रेंड्स हमारी रेडियो वेव्स। तो फ्रेंड्स ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ इसको, ये जो चीज़ है फ्रेंड इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसमें हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं ये सारी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। इसमें फ्रेंड्स ये जो गामा रेज है इसकी सबसे छोटी वेवलेंथ होती है, मतलब इस टाइप से जब हम जाएंगे तो हमारी वेवलेंथ इंक्रीज़ करती है। वेवलेंथ इंक्रीज़, वेवलेंथ इंक्रीज़ करेगी जब हम इधर जाएंगे, यानी कि सबसे छोटी जो वेवलेंथ होती है वो गामा रेज की होती है, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद यूवी, उसके बाद वेव की, और इस टाइप से रेडियो वेव तक। रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं ये जो वेव की ओर है, वेव की ओर फ्रेंड्स इसी को हम लाइट बोलते हैं। मतलब फ्रेंड्स ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं इन सब में ये वाली जो वेव होती हैं, वेव की ओर वाली रेज, इनको ही हम लाइट बोलते हैं, लाइट। इससे फ्रेंड्स हमें ये वाली जो वेव होती हैं इनसे हमें काफ़ी ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट हैं वो इन्हीं से ही हमें दिखाई देते हैं। ये जो वेव होती हैं वो ऑब्जेक्ट को दिखाने में हमें काम आती हैं, और इसीलिए हमने इसको एक अलग नाम दे दिया है लाइट। और इसकी फ्रेंड्स जो वेवलेंथ होती है वो लगभग 38,000 एंगस्ट्रॉम से 76,000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का फ्रेंड्स मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स 10 की पावर भी 10 - 10 मीटर बहुत छोटा होता है एंगस्ट्रॉम। तो फ्रेंड्स ये होती है इनकी वेवलेंथ। फ्रेंड्स किसी बुक में ये 4000 दिया होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। तो फ्रेंड्स आप ये भी याद रख सकते हैं कि 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उनको हम लाइट बोलते हैं। तो हम लाइट की एक डेफिनेशन दे सकते हैं कि 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच की जो वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनको हम लाइट बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन दे सकते हैं फ्रेंड्स हम, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनको हम लाइट बोलते हैं, और इन्हीं से हमें सारे ऑब्जेक्ट दिखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इस लाइट के बारे में और जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो लाइट होती है ये फ्रेंड्स एक बहुत ही ज़्यादा विचित्र चीज़ बोल सकते हैं आप इसको। ये फ्रेंड्स जब इसके बारे में काफ़ी अध्ययन किया गया या स्टडी किया गया इसको, तब पता चला कि लाइट के पास डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर, इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स? डुअल नेचर का मतलब फ्रेंड्स ये है कि लाइट एक पार्टिकल के उसमें भी चलती है। मतलब फ्रेंड्स लाइट की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जिनसे कि हमें लगता है कि वो एक पार्टिकल है, लेकिन फ्रेंड्स साथ में हमें लाइट की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी मिलती हैं जिनसे कि हमें लगता है कि लाइट एक वेव है। और अभी तक जो हमने देखा फ्रेंड्स वो यही देखा कि लाइट एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन फ्रेंड्स कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी ऐसी भी होती हैं जिससे कि ये हमें लगता है कि ये एक पार्टिकल है। तो फ्रेंड्स हम इसको एक जज नहीं कर पाते कि ये वेव है या पार्टिकल है, इसीलिए हम इसको डुअल नेचर बोल देते हैं, यानी कि ये दोनों है, वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो हम लाइट को दोनों नेचर में मानते हैं, वेव नेचर में भी और पार्टिकल नेचर में भी। फ्रेंड्स इस पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। जो फ्रेंड्स ये पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट,
तो फ्रेंड्स पार्टिकल नेचर का बेसिकली ये मतलब है कि जो भी लाइट है, जब भी मैं किसी को लाइट के बारे में बताऊंगा तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ तो ऐसी हैं कि जब मैं उसको एक पार्टिकल के रूप में मान लूँ तभी मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँगा, और कुछ प्रॉपर्टीज़ उसकी ऐसी हैं कि जब तक मैं उसको वेव के फॉर्म में नहीं मानूंगा तब तक मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो हम लाइट के बारे में पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों का ही सहारा लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपको ये पता चला कि लाइट के नेचर को पूरी तरीके से हमें एक्सप्लेन करने के लिए हमें लाइट को दो नेचर में मानना पड़ा, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ये जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट है ये हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है। जैसा कि फ्रेंड्स आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन, और अभी भी हम पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्शन जो होता है फ्रेंड्स, उसका मतलब होता है जब भी कोई हमारा मिरर या कोई भी और सरफेस है उससे जब भी लाइट इस टाइप से टकराती है और उसी मीडियम में लौट जाती है, उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टकराने की जो प्रोसेस है ये हमें कहाँ पर देखने को मिलती थी? हमने क्लास 11th में भी देखा था, जब भी कोई पार्टिकल इस टाइप से टकराएगा किसी भी वॉल से या किसी भी चीज़ से, तो वो वापस उसी मीडियम में लौट जाएगा। जिस मान लीजिए ये कोई मिरर, कोई भी मान लीजिए वॉल है ये, तो ये पार्टिकल जब इससे टकराएगा तो इधर ही कहीं लौट जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये किस टाइप का नेचर हुआ? ये एक पार्टिकल नेचर हुआ। लाइट का पार्टिकल नेचर ही, रिफ्लेक्शन जो है वो लाइट के एक पार्टिकल नेचर के ही रूप में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब फ्रेंड्स, दूसरी तरफ जो वेव नेचर है वो हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? वेव नेचर, अभी फ्रेंड्स आपने पहले कभी सुन रखा हो इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, हालांकि इस साल तो हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है। पोलराइजेशन, तो फ्रेंड्स ये जो चीज़ें हैं, पोलराइजेशन, ये जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ये हम वेव नेचर जब मान लेंगे लाइट को तभी हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे, और आप देखेंगे ये चीज़ें हमारे नेचर में एक्चुअल में होती हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक आपको क्या समझ में आया लाइट के बारे में? कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ 400,000 एंगस्ट्रॉम से 800,000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। और फ्रेंड्स, जो लाइट है उसका डुअल नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। पार्टिकल नेचर फ्रेंड्स जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और जो वेव नेचर इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन। फ्रेंड्स, अब हम इतना कुछ लाइट के बारे में जानने के बाद अब हम चलते हैं अपने ऑप्टिक्स के ऊपर कि हमें इस साल ऑप्टिक्स में पढ़ना क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, लाइट के बारे में जानने के बाद अब हम देखते हैं कि ऑप्टिक्स को हमें किस पार्ट में, कितने पार्ट में हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि लाइट जो है उसको हमें एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसके दो पार्ट मानने पड़ते हैं, दो नेचर मानने पड़ते हैं, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। तो उसी के बेस पे हमने ऑप्टिक्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और उसी में हम उसको पढ़ते हैं, जिसमें कि एक पार्ट में हम लाइट को पार्टिकल नेचर और दूसरे पार्ट में हम लाइट को एक वेव नेचर के रूप में मानते हैं। तो जो फ्रेंड्स ऑप्टिक्स के, उसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक हमारा होगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और दूसरा हमारा होगा वेव ऑप्टिक्स। जो फ्रेंड्स ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है इसको रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स। तो फ्रेंड्स, हम ऑप्टिक्स को दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम इसके पार्टिकल नेचर की बात करेंगे और वेव ऑप्टिक्स में हम इसके वेव नेचर की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो से हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें भी फ्रेंड्स हमें इसके कई प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं लाइट के, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और भी बहुत कुछ। तो आज के इस वीडियो से हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
तो फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में भी थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ कि रे क्या होती है। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, आपने क्लास 11th में भी जब भी हमारी कोई बॉडी मूव कर रही होती थी तो हम उसको एक इस टाइप से एरो के द्वारा दिखाते थे कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इतना मूव कर रही है, तो हम एक ग्राफ बना देते उसका। तो इसी तरीके से हम लाइट को भी जब भी दिखाएंगे तो हम एक इस टाइप से बना देंगे और इसका एक एरो भी बना देंगे कि लाइट की जो डायरेक्शन है वो किधर है, तो उसी को हम रे बोल देते हैं। या हम दूसरी तरह से कहना चाहें, जो लाइट का जो वे है, जो उसका पाथ है, उसको हम वे बोलते हैं। जो भी लाइट का जो रास्ता है, इसी रास्ते पर लाइट चल रही है, उसको हम वेव बोलते हैं। तो वेव सॉरी फ्रेंड्स, रे बोलते हैं। रे फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है, एक लाइट को हम एक इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो के द्वारा, उसको ही हम रे बोल देते हैं। अब फ्रेंड्स, ये रे आपको अकेला नहीं मिलेगा, बहुत ही कमी से आपको ये अकेला मिलेगा। ज़्यादातर आपको फ्रेंड्स रे के इस टाइप से काफ़ी सारे रे मिलेंगे एक साथ। और आपने देखा भी होगा, जब भी आपने एक रे तो कभी आपने देखा नहीं होगा, लाइट के काफ़ी सारे रे मिलेंगे। तो इनको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। काफ़ी सारे रेज जब होते हैं फ्रेंड्स, आपस में पैरेलल होते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं बीम ऑफ लाइट। तो बस फ्रेंड्स, आपको यही बताना था। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, ये आपके काम आएगी। फ्रेंड्स, मान लीजिए ये कोई मिरर है। यहाँ पर मिरर तो फ्रेंड्स आप जानते होंगे, जिससे कि रिफ्लेक्शन हो सके लाइट का, उसको हम मिरर बोलते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये कोई मिरर है। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक लाइट की रे आ रही है इस टाइप से। तो फ्रेंड्स, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? एक तो फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये इस टाइप से जिधर आ रही है उसी मीडियम में लौट जाए, एक तो ये है। और दूसरी फ्रेंड्स, ये जो है, ये इस लाइट की रे को, क्योंकि ये एक एनर्जी है फ्रेंड्स, इस एनर्जी को ये ऑब्ज़र्व कर ले, ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या फ्रेंड्स, ये जिधर आ रही है उधर ही पार इसके निकल जाए। तो फ्रेंड्स, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो जब फ्रेंड्स ये जो टकरा के उसी मीडियम में लौट जाती है, उसको तो हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और ये जो ऑब्ज़र्व कर रहा है, ऑब्ज़र्वेशन, ये लाइट को यानी कि एनर्जी को ये ऑब्ज़र्व कर लेगा, और इसको फ्रेंड्स हम बोलते हैं ट्रांसमिशन बोलते हैं फ्रेंड्स इसको। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 पॉसिबिलिटीज़ है, ये फ्रेंड्स जब भी कोई लाइट की रे आएगी तब ये तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स कि ट्रांसमिशन बहुत कम मात्रा में हो, यानी कि बहुत कम परसेंट में ये हो, रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो, ऑब्ज़र्वेशन बहुत कम हो। लेकिन फ्रेंड्स, ये तीनों ही पॉसिबिलिटीज़, ये तीनों ही घटनाएं जब भी कोई रेस किसी भी मिरर से टकराती है, तो ये तीनों ही घटनाएं उसमें होती हैं। रिफ्लेक्शन, ऑब्ज़र्वेशन और ट्रांसमिशन, ये तीनों ही चीज़ें उसमें होती हैं। ऐसा हो सकता है कि रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो, ऑब्ज़र्वेशन बहुत कम हो, ट्रांसमिशन तो हो बहुत नेग्लिजिबल हो। तो हम और चीज़ों को नेग्लिजिबल मानकर एक ही प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई रे टकराती है किसी भी मिरर से, तो उसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, और वो जब भी कोई रेस टकराएगी तब ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ उसमें होंगी। हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फ्रेंड्स, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब भी कोई मिरर होता है, ये मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है, तो इससे जब भी कोई लाइट की रे इधर से आएगी इस टाइप से, ये मान लीजिए कोई लाइट की रे है, तो फ्रेंड्स जब भी ये आएगी तो ये इस मीडियम से आ रही है फ्रेंड्स,
ये जो मीडियम है ये आपको दिख रहा होगा, ये इस मीडियम से आ रही है, तो इसी मीडियम में जब ये वापस लौट जाएगी तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब फ्रेंड्स मैं आपको जब जो पहले बता रहा था कि यहाँ पर जो ये रिफ्लेक्शन हुआ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस मिरर ने कुछ एनर्जी को ऑब्जर्व भी किया होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स तीनों ही घटनाएं हुई होंगी, लेकिन हम यहाँ पर जो दोनों जो बाकी की ट्रांसमिशन और ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही कम हुआ होगा, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट ही रिफ्लेक्शन बोल दे रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्शन है। अब फ्रेंड्स आपको पता भी होगा कि यहाँ पर एक हम इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक खींचते हैं नॉर्मल, ये हमने खींचा नॉर्मल। इस नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे है, जो आने वाली रे है, वो जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं हम एंगल आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जो जाने वाली रे है, रिफ्लेक्शन ऑफ रे, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड जो रे है इसको, ये जब नॉर्मल से एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल आर क्या है फ्रेंड्स, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और फ्रेंड्स आपको रिफ्लेक्शन के जो रूल हैं वो भी आपको पता होंगे। रूल क्या है फ्रेंड्स रिफ्लेक्शन के? तो फ्रेंड्स सबसे पहला रूल होता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। और जो फ्रेंड्स सेकंड रूल होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जो सेकंड जो रूल होता है रिफ्लेक्शन का, वो ये होता है कि आने वाली रे यानी कि इंसिडेंट रे और जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो इन दोनों के बीच में बनाया है हमने नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। प्लेन में होने का मतलब ये है फ्रेंड्स, ये अभी आपको इस कागज़ के प्लेन में दिख रहे हैं ये प्लेन, तो इसी प्लेन में तीनों ही एक ही प्लेन में है। ऐसा नहीं है कि ये इस प्लेन में आई और इधर इस प्लेन में चली गई, या ये इस प्लेन में आई थी और ये वाली जो रे है वो ऐसे चली गई या नीचे चली गई। ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स, ये एक ही प्लेन में आएंगी। अभी इस टाइम पे ये कागज़ के प्लेन में है, तो ये इसी पे एक ही प्लेन में, इस टाइप से एक ही प्लेन में फ्रेंड्स, ये एक प्लेन है। इस प्लेन में तीनों आने वाली रे, जाने वाली रे और ये नॉर्मल तीनों ही एक ही प्लेन में होते हैं। आपको यहाँ पर एक ये जो नॉर्मल है इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ कि ये कैसे हम खींचते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी मान लीजिए कोई मिरर है, इससे जब भी कोई रेस टकराएगी इस टाइप से, ये इंसिडेंट रे है आने वाली और ये इस टाइप से रिफ्लेक्ट होगी, तो फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस पॉइंट के परपेंडिकुलर जब हम खींचते हैं, इसके डायरेक्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर जब हम खींचते हैं, ये एंगल जो है फ्रेंड्स वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ये सरफेस है जहाँ पर ये टकराएं, उस पॉइंट के परपेंडिकुलर जब हम खींचते हैं उसको हम नॉर्मल कहते हैं। आप फ्रेंड्स ऐसा नहीं खींच सकते, जैसे मान लीजिए ये कोई मिरर है और ये कोई रेज आई और ये इस टाइप से गई, तो आप ऐसा नहीं खींच सकते, ये परपेंडिकुलर नहीं है, इस टाइप से खींचना पड़ेगा आपको। ये परपेंडिकुलर है, मतलब जिस पॉइंट पर टकराएंगी, सरफेस के जिस पॉइंट पर टकराएंगी उसके हमें परपेंडिकुलर खींचना होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई टकराएगी रेज, उसके जिस पॉइंट पर ये टकराएंगी और जिससे रिफ्लेक्ट होंगी, यानी कि रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होगा उस पॉइंट के आपको परपेंडिकुलर एक खींच देना है, उसको ही हम नॉर्मल कहते हैं। और इसके जो एंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फ्रेंड्स फर्स्ट रूल ये हुआ और सेकंड रूल भी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, और जो ये इन दोनों के बीच में बनता है नॉर्मल,
ये तीनों फ्रेंड्स एक ही प्लेन में होते हैं, आर इन सेम प्लेन। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि प्लेन का मतलब क्या है, कि जिस प्लेन में ये आ रहे हैं, अभी ये इस कागज़ के प्लेन में है तो इसी प्लेन में, ऐसा नहीं हो सकता कि ये इस प्लेन में आ रही है तो इस ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए और ये नॉर्मल हम ऊपर बनाते हैं, ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। हम एक ही प्लेन में रखते हैं इसको। हालांकि फ्रेंड्स ये नॉर्मल जब हम ऊपर या नीचे बनाएंगे तब भी ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन हमें इसको एक ही प्लेन में लेना होता है। तो ये एक रिफ्लेक्शन का रूल है। फ्रेंड्स हम अपना अगला टॉपिक लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अभी फ्रेंड्स हम एक दो वीडियो में प्लेन मिरर से ही रिफ्लेक्शन सीखेंगे, उसके बाद हम आगे के मिरर डिस्कस करेंगे जो हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम प्लेन मिरर में ही देखते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स यहाँ पर आया इमेज। इमेज का मतलब क्या होता है वो हम अभी समझते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इमेज का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। फ्रेंड्स आप वैसे जब मिरर के सामने खड़े होते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपकी एक इमेज उसमें बनती है, उसी को हम इमेज बोलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हमें यहाँ पर देखना है कि वो इमेज बनती कैसे है और वो हमें दिखाई कैसे देती है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ पर कोई एक मिरर है। अभी हम फ्रेंड्स प्लेन मिरर पर ही बात करेंगे। तो ये मान लीजिए एक मिरर है, प्लेन मिरर, और यहाँ पर फ्रेंड्स मान लीजिए कोई एक बॉडी है जिसकी यहाँ पर इमेज बननी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इमेज कैसे बनेगी, यहाँ से फ्रेंड्स ये जो मिरर है इसके लिए एक लाइट का सोर्स कौन होगा, ये होगा फ्रेंड्स। यहाँ से जो रेज आएंगी वो इस मिरर पर पड़ेंगी, इस पर पड़ी, और उसके बाद फ्रेंड्स ये रिफ्लेक्ट होंगी। ये इधर आई थी, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हुई, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई। फ्रेंड्स यहाँ पर कोई आप सोर्स मान लीजिए जो लाइट दे रहा है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जर्वर नहीं है, ऑब्जर्वर यहाँ पर मान लीजिए आप, ऑब्जर्वर आप यहाँ पर मान लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब इसकी आंखों में जब रेस पड़ेंगी तब देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ से फ्रेंड्स मान लीजिए कोई बल्ब है या कुछ भी चीज़ है यहाँ पर, जिससे कि लाइट आई और इस इमेज पर पड़ी और फिर इधर आई। यहाँ पर कोई आप ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं, कोई इंसान भी मान सकते हैं, जहाँ से रेस आएंगी और इस पर पड़ेंगी और रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये हुआ रिफ्लेक्शन। लेकिन फ्रेंड्स ये जो कोई भी मान लीजिए ये एक बॉय है, तो ये फ्रेंड्स ये बॉय है, इसको क्या लगेगा कि ये रेस कहाँ से आ रही है। तो इसको फ्रेंड्स लगेगा कि ये कोई फ्रेंड्स अंदर से कोई आ रही है, ये अंदर से को क्या लगेगा फ्रेंड्स, इसको लगेगा कि ये जो रेज़ है, ये वाली रेज़ ये कहीं अंदर से आ रही होगी, इस इमेज के कहीं अंदर से आ रही होगी। इसे थोड़ी ना पता है कि यहाँ पर कोई खड़ा है, बस इसे ये पता है कि ये इमेज, इसको बस ये रेज़ दिखी तो इसने कहा कि ये कहीं पीछे से आ रही होगी फ्रेंड्स। तो इसका कहना भी सही है, कहीं पीछे से आ रही होगी। अब फ्रेंड्स एक रेज़ हम जब भी हम फ्रेंड्स इमेज बनाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रेज़ की ज़रूरत पड़ेगी। 2 रेज़ का हम रिफ्लेक्शन कराएंगे तभी हमारी इमेज बनती है। तो हम यहाँ से एक रेज़ हमने इस टाइप से भेज दी, उसके बाद हम एक रेज़ इस तरह से भेजते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं और यहाँ से हमने भेजी रेज़ और ये रेज़ इस टाइप से गई और इधर ही रिफ्लेक्ट हो गई। इस टाइप से ये इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब कोई ऑब्जेक्ट खड़ा होगा उसे क्या लगेगा फ्रेंड्स कि ये रेस कहाँ से आ रही है। तो उसे लगेगा फ्रेंड्स ये रेस कहीं अंदर से आ रही होगी यहाँ से। तो इसको लगा फ्रेंड्स कि ये अंदर से इधर से आ रही होगी और इसको लगा कि ये फ्रेंड्स कहीं अंदर से इधर से आ रही होगी। यानी कि ये जो दो हम जब आगे एक्सपेंड करते गए इन रेस को, तो ये आगे इस पॉइंट पर मिली। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर इस वाले की इमेज बनेगी। इस वाले की जो इमेज है वो यहाँ पर इसके इस मिरर के अंदर इस पॉइंट पर बनेगी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इमेज कहाँ पर बनती है और कैसे बनती है। मैं आपको फ्रेंड्स यहाँ पर एक और बार बता देता हूँ। यहाँ पर ये मान लीजिए कोई मिरर है,
और फ्रेंड्स यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, दोबारा मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रेज इस तरह से आई, ये इसका रिफ्लेक्शन हुआ, और एक रेज इसने इस डायरेक्शन में डाली और इसका इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हुआ। तो फ्रेंड्स अब आप देखिए कि इस वाले ऑब्जेक्ट को जो रेज ये इधर इधर गई हैं, तो इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या लगेगा कि ये इधर से कहीं से आ रही हैं रेज इमेज के अंदर से, और इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या लगेगा कि ये कहीं इधर से आ रही हैं। तो ये फ्रेंड्स जो इस पॉइंट पर मिली हैं, इसको हम बोलते हैं इस वाले की इमेज। तो इस तरह से फ्रेंड्स इमेज बनती है प्लेन मिरर में। तो इसी तरह से हम आगे जब न्यूमेरिकल भी करेंगे तो हम इसी तरह से इमेज बनाया करेंगे। तो आप समझ लीजिएगा कि इसको लगता है कि आगे से आ रही हैं, इसको लगता है कि आगे से आ रही हैं, लेकिन फ्रेंड्स एक्चुअल में रेस कहाँ से आई थी, यहाँ से टकरा करके आई थी, लेकिन इसको लगा कि कहीं अंदर से आ रही हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स इमेज बनती है एक प्लेन मिरर में। तो आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स कि एक प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। फ्रेंड्स इस इमेज के बारे में और जानते हैं हम। फ्रेंड्स ये जो इमेज है, ये इमेज जो प्लेन मिरर है उसमें इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बराबर की बनती है। जितना साइज इस ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इस इमेज का होगा, यानी कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट। यानी कि फ्रेंड्स प्लेन मिरर में जितना साइज इमेज का होता है उतना ही साइज ऑब्जेक्ट का होता है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स ये डिस्टेंस है, मतलब इस पॉइंट से यहाँ पर अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो इस पॉइंट से जितना ये डिस्टेंस है मिरर से उतना ही डिस्टेंस ये होता है। यानी कि प्लेन मिरर में जितनी दूर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट रखा होगा उसकी इमेज प्लेन मिरर के अंदर उतनी ही दूरी पर बनेगी। यानी कि जो डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज। जो इमेज का डिस्टेंस है मिरर से बात कर रहे हैं फ्रेंड्स अभी हम, वो बराबर होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको पता चला कि जो जितनी दूरी पर ये, वो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये पास है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो डिस्टेंस है वो बराबर होता है। अभी हमने ये ऐसे ही मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया था, लेकिन जो एक्चुअल में जब हम बनाएंगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होगा। ये कुछ फ्रेंड्स इस तरह से हम बनाया करेंगे। ये मान लीजिए कोई ये ऑब्जेक्ट, ये इस तरह से, ये इधर, ये रिफ्लेक्शन इधर, ये आपको दिख रहा होगा। इस तरह से हमने यहाँ पर बनाया। तो फ्रेंड्स ये जो इसकी जो इमेज है यहाँ पर कहीं बनेगी। ये जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स ये हमेशा बराबर होगा। तो आप याद रखिए कि ये हमेशा बराबर होता है एक प्लेन मिरर में। तो ये दो बातें हमने इस प्लेन मिरर में की। अब एक और बात फ्रेंड्स, जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, आपने देखा कि ये जो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो बॉय है और ये जो है, इन दोनों को क्या लगेगा कि ये रेस कहीं इमेज के अंदर, वो जो मिरर है इसके अंदर से आ रही हैं। इन दोनों को क्या लगेगा फ्रेंड्स कि ये जो रेज हैं ये इस इमेज, इस मिरर के अंदर से कहीं से आ रही हैं, यानी कि इसकी इमेज कहीं अंदर बनती है। और ये एक्चुअल इमेज नहीं है फ्रेंड्स, ये रियल इमेज नहीं है, ये एक वर्चुअल इमेज है। ऐसा लग रहा है इन्हें कि ये अंदर से आ रही हैं रेज, तभी तो इन्होंने अंदर इसको एक्सपेंड किया और इसको मिलाया और इन्हें इसकी इमेज यहाँ पर मिली। तो इस टाइप की जो इमेज होती हैं उनको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो हम यहाँ लिखते हैं वर्चुअल इमेज। तो आप ये भी याद रखिएगा कि जो ये प्लेन मिरर होता है उसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, यानी कि रियल इमेज कभी नहीं बनती, उसमें वर्चुअल इमेज बनती है। तो ये तीन बातें हमने प्लेन मिरर के बारे में की। फ्रेंड्स मैं आपको एक प्लेन मिरर का एक काफ़ी अच्छा एक वो है जो एग्जांपल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये कोई प्लेन मिरर है, फ्रेंड्स ध्यान से देखना इसको।
ये मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है और इसमें मान लीजिए कोई रेज आ रही है जो कि इस टाइप से परपेंडिकुलर आ रही है फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर ऑफ इमेज, यानी कि परपेंडिकुलर ऑफ मिरर आ रही है फ्रेंड्स। ये एक इमेज आई परपेंडिकुलर। अब फ्रेंड्स हम इसका एक नॉर्मल भी खींचेंगे। मैंने आपको बताया कि सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर ये पड़ती है उसके परपेंडिकुलर हम खींचते हैं। तो हम जब इसका नॉर्मल खींचेंगे तो फ्रेंड्स वो भी तो यही होगा, यानी कि इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए। अब फ्रेंड्स अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे जो आने वाली रे है और नॉर्मल है उनके बीच में एंगल कितना है, तो आप बोलेंगे कि 0 डिग्री का एंगल है, कुछ भी एंगल नहीं है उनके बीच में, तो एक ही डायरेक्शन में खींचे गए हैं दोनों। तो इसका मतलब फ्रेंड्स एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा फ्रेंड्स? एंगल ऑफ इंसिडेंट फ्रेंड्स किसको कहते हैं? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल। तो फ्रेंड्स नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में 0 एंगल बनना है, यानी कि 0 एंगल है ये तो नॉर्म एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रेंड्स कितना होगा? 0। यानी कि फ्रेंड्स आपने रिफ्लेक्शन के नियम से आपने पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब ये 0 है तो ये भी 0 होगा फ्रेंड्स, यानी कि ये इधर से आई है तो फ्रेंड्स इसी डायरेक्शन में लौट भी जाएगी। मैं आपको इतना ही बताना चाहता था कि जब भी कोई रेज किसी प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर आती है तो वो उसी रास्ते में वापस लौट जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम नॉर्मल खींचेंगे तो वो उसी डायरेक्शन में आएगा और एंगल 0 होगा और एंगल ऑफ आई 0, इसीलिए एंगल ऑफ आर भी 0, यानी कि वो नॉर्मल के साथ फिर से 0 का बनाती हुई जाएगी। तो इस टाइप से आएगी और इधर ही लौट जाएगी। तो आप समझ गए, जब भी कोई प्लेन मिरर होगा और उसमें परपेंडिकुलर ऐसे आएगी कोई भी रेस तो वो इसी डायरेक्शन में इस टाइप से ही लौट जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने प्लेन मिरर के ऊपर कुछ थोड़ी सी बातें की हैं। अब आने वाले वीडियो में फ्रेंड्स हम प्लेन मिरर के बारे में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो आप इसके नोट्स बना लीजिएगा और फ्रेंड्स अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आने वाले दिनों में रेगुलर बेसिस पे आपको इसी तरीके की वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।